हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर उसका सारा फॉर्मूला बोले थे, याद रखना है। फिर उस फॉर्मूला का यूनिट भी याद रखना है। फिर बताए थे अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन बढ़ता है। जब डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसका रिलेशन आपको बताए थे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, उसका रिलेशन है। फिर उसका इक्वेशन बताए थे कि इस इक्वेशन से सवाल सब बनाना है। फिर यूनिट के बारे में बोले थे ध्यान रखने के लिए कि के का यूनिट क्या रख रहे हैं, साइमन मीटर इनवर्स रख रहे हैं कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स रख रहे हैं। ये यूनिट पर बहुत ध्यान रखना है। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे यूनिट पे ध्यान रखना है। किस यूनिट में हमें सवाल दिया हुआ है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, उस पर ध्यान रखना है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, उसी का पार्ट है कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर अराइजेस थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन नोन एज कोहलर्स लॉ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आयंस एक दूसरे से फ्री होता है, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। एग्जांपल से समझाते हैं। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोहलर्स लॉ एप्लीकेबल होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कोहलर्स लॉ इज गिवन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कोहलर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आपको वीक का लाना है, एस्टिक एसिड का लाना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लाना है, वाटर का लाना है, तो आपको जब भी लाना पड़ेगा ना तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कोहलर्स लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर अराइजेस थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन नोन एज कोहलर्स लॉ। It is also known as law of ionic mobility. Conduction और ionic mobility अलग अलग चीज होता है, थोड़ा सा अंतर है। The law states that molar conductivity at infinite dilution is equal to sum of ionic conductivity of its component ions at infinite dilution. ये component ions क्या है? Component ions में आप लिख सकते हैं cation and anion। कंपोनेंट्स में केटायन एंड अनायन लिख सकते हैं, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड अनायन। तो सभी का जोड़ दीजिएगा तो जैसे अभी एक NaCl का है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसको ऐसे प्रेजेंट करना है स्मॉल लैम्डा एस। इसको पढ़ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन लिमिटिंग। तो NaCl कंडक्शन प्रॉपर्टी नहीं दिखलाता है। कंडक्शन प्रॉपर्टी कौन दिखलाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखलाएगा आपको आयन, न कि कोई इलेक्ट्रोलाइट दिखलाता है। तो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स जीरो, क्योंकि सभी ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है जीरो, क्योंकि सभी के सभी आयंस कन्वर्ट हो जाता है, सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो सभी के सभी आयंस ये इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट, जैसे देखो NaCl, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस अलग। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी बात ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो किसका है? NaCl का। बना क्या? ये आयंस। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसमें, लेकिन जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन किए हैं तो ये केटायन अलग हो गया और ये अनायन अलग माइग्रेशन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन नहीं कर रहा था क्योंकि एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड था, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। ये अलग कंडक्टिविटी करेगा, ये अलग करेगा, क्योंकि Na प्लस को Cl माइनस से कोई लेना देना अब रहा नहीं, ये अपना कंडक्शन प्रॉपर्टी अलग देगा। ये इसीलिए इसको बोला जाता है
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब Na प्लस केटायन का अपना अलग होगा, आनायन का अलग। उसी की तरह ये दिखला है ये कि इसका कंडक्टिविटी और इसका कंडक्टिविटी दोनों जोड़ देंगे तो NaCl का कंडक्टिविटी आ गया। यही लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस कंट्रीब्यूटेड टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl का कंडक्टिविटी किससे मिलेगा? Na प्लस से और Cl। Na प्लस का कंडक्टिविटी और Cl माइनस की कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए तो किसका मिल जाएगा? NaCl का। इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। अब इसको क्या पढ़ते हैं? मोलर, मैं लिख देता हूं इसको, लिमिटिंग भी पढ़ते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ केटायन। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ अनायन। तो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डायल्यूशन पर केटायन और अनायन। जब आप इनफाइनाइट डायल्यूशन करते हैं तो केटायन अलग हो जाता है अनायन से, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। तो जब केटायन और एनायन की कंडक्टिविटी को हम इकट्ठे जोड़ देंगे तो किसका कंडक्टिविटी आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का। अब एक जनरल फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते ही होंगे। एक जनरल फॉर्मूला ये है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, मोलर लिख लिए यहाँ पे। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ Z प्लस इनफाइनाइट केटायन प्लस Z माइनस इनफाइनाइट, ये या Z की जगह NCERT में जो दिया वही हम लिख सकते हैं, या वो प्लस किया हुआ है ऐसे यहाँ पे माइनस, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी के लिए। इसको क्या पढ़ेंगे? यहीं पर मैं लिख देता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ केटायन। इसको क्या पढ़ना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ अनायन। ये जो है ये आपका नंबर ऑफ केटायन, नंबर या मोल भी पढ़ सकते हैं यहीं पे। ये है नंबर ऑफ अनायन या मोल ऑफ अनायन। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये इससे ध्यान रखना है। इसको क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग। लिमिटिंग कब बोलते हैं? जब इनफाइनाइट डायल्यूशन होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ केटायन। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ अनायन। लिमिटिंग टर्म तब यूज होता है ना जब आप इनफाइनाइट डायल्यूशन करते हैं। जब आप इनफाइनाइट डायल्यूशन करते हैं तो वहां पर टर्म यूज हो जाता है लिमिटिंग। और जब आप ऐसे ही डायल्यूशन करते हैं तो आप बोलते हैं पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब जनरल है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। जैसे अभी लिखे थे NaCl, तो NaCl यदि डिसोसिएट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। एक मोल NaCl टूटेगा तो एक मोल Na प्लस एक मोल Cl। दूसरा लेता हूँ MgCl2, MgCl2 कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो 2 मोल लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे यहाँ पर। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। ये एग्जाम सब में आ चुका है, नीट से लेके सभी एग्जाम में। एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो 2 मोल होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फेट 3 मोल होगा ऐसे। मोल नंबर ऑफ, तो ये सब ध्यान रखना है हमें। एक और एग्जांपल ले सकते हैं AlCl3, तो लिमिटिंग एल्यूमिनियम का और 3Cl माइनस का। 3 क्यों? क्योंकि 3 टूटेगा। तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, जनरल फॉर्मूला। तो अगला क्या कहता है कि सभी का यदि आप कंडक्टिविटी जोड़ देंगे सभी इंडिविजुअल का, तो किसका कंडक्टिविटी निकलेगा? सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट।
सभी के यदि आप जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का निकलेगा। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे मोलर को किए हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताए थे, इस समय फर्क एक ही जगह होता है बच्चे, एक में होता है इक्विवेलेंट, एक में होता है। जनरल फार्मूला जो इसका होता है यहाँ पे ऐसे इक्विवेलेंट लिखें और इसमें देखिएगा 1/z प्लस करते हैं, केटायन प्लस 1/Zn माइनस अनायन। ये अब आ गया, देखिए ये Z प्लस चार्ज ऑन केटायन, Z माइनस चार्ज ऑन अनायन। Z प्लस है चार्ज ऑन केटायन, Z माइनस है चार्ज ऑन अनायन। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन आपको पहले भी पता है, जब आप पिछले वाला में देखेंगे तो पता है। लेकिन अब यहाँ पर कोहलर्स लॉ से ये इसको अब देखिए, इसमें भी एग्जाम्पल NaCl का ही ले रहे हैं, तो NaCl का लेंगे, एक से डिवाइड करेंगे क्योंकि चार्ज एक है। Cl माइनस में भी एक से डिवाइड करेंगे, चार्ज एक है। चार्ज से मतलब है प्लस माइनस से नहीं मतलब है। दूसरा MgCl2 ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो Mg होगा चार्ज तो 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दी। क्यों 2 से डिवाइड किया? 2 चार्ज है। और Cl में 2 से नहीं होगा, Cl में एक ही से हो जाएगा डिवाइड। आई थर्ड वाला फिर से स्टार्ट कर दें। ये तो 2012 में नीट में भी आ चुका है, जो भी थर्ड वाला लिख रहे हैं ये। इसका आंसर सब बहुत जगह मिस्टेक भी है। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होगा? 3, तो 1/3 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, मोलर में मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पर कितना चार्ज है? 2/2 सल्फेट। तो ऐसे ध्यान रखना है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का। आप रिलेशन भी जानते हैं। मोलर कंडक्टिविटी आपको मालूम है, देखिएगा ये सब प्रूव किए हम लोग। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन केटायन और अनायन। तो इस तरह से हम कोहलर्स लॉ क्या कहता है? कोहलर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी कैलकुलेटेड। मोलर कंडक्टिविटी कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंडक्शन प्रॉपर्टी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच इंडिविजुअल आयंस कंट्रीब्यूटेड टू टोटल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन। ईच आयन का Na प्लस का Cl माइनस का जोड़ देंगे तो NaCl का हमें मिलेगा। यदि Na प्लस और Cl माइनस का हम जोड़ेंगे बच्चे तो NaCl। कोहलर्स लॉ इस पर इस तरह का भी सवाल आता है। देखिए इस तरह से भी देगा। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वीक वाले का ला सकते हैं। तो ये सवाल भी समझिए थे, जैसे NaCl का लिखना है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस HCl का लिखना हो। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अगेन Cl माइनस। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड में लिख रहा हूँ। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है। Na प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एसीटेट आयन फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से Na प्लस आया वो 100% टूट जाएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग वाला 100% चला जाएगा तो ये बच जाएगा 100%। ये भी अपना अलग, ये भी 100% टूटता है। ये तीनों दिया हुआ है आपको सवाल में। इसका मान लेते हैं वैल्यू हमें दिया हुआ है x साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स देगा हमें। XYZ में ले रहा हूँ, y साइमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, z साइमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, ये तीनों का दिया हुआ है। हमें चाहिए रिक्वायर्ड देखिए ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अब जो हम लिख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका हमें लाना है।
तो हमें चाहिए सोडियम, ये एसीटेट चाहिए और H प्लस चाहिए। हमें एसीटेट का मिल जाए, H प्लस का मिल जाए तो किसका आ जाएगा, वीक का। तो हमें इसको लाना है और किसकी मदद से लाना है, हमें इस तीनों के मदद से लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, हमें ये दोनों चाहिए, मतलब देखिए इस इक्वेशन में ये दोनों हमें चाहिए। हमें एसीटेट का कॉन्सेंट मिल जाए, मोलर कंडक्टिविटी H प्लस का मिल जाए, दोनों को जोड़ देंगे इकट्ठे तो हमको किसका मिल जाएगा, एसिटिक एसिड का, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जोड़ रहे हैं और फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे हैं। ये दोनों जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे बच्चे, तो देखिए Na से Na पर ये कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स साइमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, हमारा ये आ जाएगा। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं एक्स वाई जेड लिया हूँ, वो वैल्यू देगा, तो हमारा ये आ जाएगा। हमें एसीटेट, इसको आप यदि सबको जोड़िएगा तो उससे भी आ सकता है, आपका आंसर तो ये आ जाएगा। तो इसको थ्योरी भी समझिए और इसको सवाल भी समझिए। इस तरह का सवाल नीट, एम्स, मेन, बोर्ड सब जगह पूछ लिया भाई। अब कैसे होगा इसको देखिए। अब मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को जोड़ रहा हूँ, तो सेकंड और थर्ड को जोड़ रहा हूँ, तो देखिए H प्लस ऐड करूंगा, एसीटेट ऐड करूंगा, एसीटेट ऐड करूंगा, और उसके बाद हम लोग क्या क्या एसीटेट ऐड करेंगे, ये ऐड होगा प्लस ये ऐड हो जाएगा, Cl माइनस ऐड होगा प्लस Na प्लस ऐड होगा, ये सब ऐड हो गया। और माइनस कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगेन Na प्लस प्लस ये माइनस ये हो जाएगा Cl माइनस। तो Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस है Cl माइनस कैंसिल, बस ये दोनों क्या है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर का ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर मैं बराबर करके लिख दूं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लाना था, लाना किसका हमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक बेसिस वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आप पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें ये तो मैं आपको एक्स वाई जेड लेके बताया, आपको ये दे देता है, नॉमेरिकल वैल्यू दे देता है और पूछता है। इस तरह के सवाल सभी एग्जामिनेशन में आ चुका है। कभी कभी क्या करेगा, 4 इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा कि बताइए कि कौन, 3 इक्वेशन देगा, चौथा बोलेगा कौन इक्वेशन आपको चाहिए इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आंसर दिया जाएगा, बोलेगा चौथा इक्वेशन बताइए कौन इसमें से होगा, कि आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये सब आपको देखना है कि कोहलर, तो कोहलर्स लॉ कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी कैलकुलेटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं। फिर कोहलर्स लॉ कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है, मतलब एक आयन दूसरे आयन से बहुत दूर रहता है। एक आयन का कंडक्टिविटी और दूसरे आयन का कंडक्टिविटी सब जोड़ दीजिएगा तो पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आएगा। तो कोहलर्स लॉ में ये सब बात ध्यान रखना है। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट, इस पर डायरेक्टली सवाल भी आ चुका है, कोहलर्स लॉ से न्यूमेरिकल आ चुका है। ये सब बहुत हिट है, बोर्ड में ले लीजिए, मेन में ले लीजिए, एडवांस में ले लीजिए। एडवांस तो एक स्यूडो हो जाता है एडवांस। जिस बच्चे का +2 सही है, एनसीईआरटी पे अच्छा पकड़ है, वो कोई भी इंडिया का एग्जामिनेशन निकाल देगा +2 लेवल का। एनसीईआरटी में पकड़ बनाइए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, उसमें डाउट है तो उसको बार बार देखिए। अभी तो इतना सोर्स अवेलेबल है, कहीं पर भी डाउट है तो उसको डालिएगा तो आपको डाउट क्लियर होगा। तो टेक्स्ट बुक ज़्यादा स्टडी कीजिए, टेक्स्ट बुक स्टडी कीजिए, उससे आपका देखिए कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टेबल सब दिए हुआ है कि Na+ का मोलर कंडक्टिविटी कम होता है, K+ का ज़्यादा होता है क्यों, H+ का सबसे ज़्यादा होता है क्यों, देखिए वो सब
उस समय देखिएगा कि के प्लस का ज़्यादा हो जाएगा, Na प्लस का कम होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सब टेक्स्ट बुक में जरूर स्टडी करना चाहिए बच्चे को, बिना स्टडी किए कुछ नहीं मिलता। एक छोटा सा ये चीज है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, इसको देखिए, लैम्डा के इनफाइनाइटेशन केटाइन, इसको पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो ये वेलोसिटी है, आयनिक मोबिलिटी, ये कंडक्टिविटी होता है, ये मोबिलिटी होता है, अलग चीज है दोनों। आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी है ये, आयनिक वेलोसिटी ऑफ केटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन का मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आयनिक मोबिलिटी है मतलब वेलोसिटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, ये आयनिक मोबिलिटी है। तो इस तरह का सवाल कभी कभी आया है एम्स वगैरह सब में, या अदर देन नीट में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन अदर देन नीट वगैरह सब में आता है। तो ये फार्मूला है, क्या पढ़ना है इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू आयनिक मोबिलिटी इनटू फराडे, ये पढ़ना है इसको। तो इस तरह होता है, फराडे जानते हैं 96,500 कूलम होता है फराडे का वैल्यू। तो इस पर सवाल सब कभी समटाइम्स है 96,500 कूलम, ये तो रख ही देना फराडे की जगह पे। तो ये यदि पूछेगा तो ये दे रहेगा, भाग दे दीजिए, पूछता है कि आयनिक मोबिलिटी निकालिए, आयनिक कंडक्टिविटी अलग है, आयनिक मोबिलिटी अलग है, तो आयनिक मोबिलिटी निकाल दीजिए, आयनिक कंडक्टिविटी बोले तो वो भी निकाल दीजिए। देखिए सवाल में क्या दिए हुआ है, जो दिया हुआ आप सवाल से निकाल दीजिए। तो आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है कि आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ है, ये बात आपको देखना पड़ेगा कि क्या दे रहा है। एक सवाल है आयनिक कंडक्टिविटी Al+3 का जो है सल्फेट आयन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन R 189 एंड 160 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों ला सकते हैं, मोलर पहले लाता हूँ, मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका यही है दोनों। तो कैसे लिखेंगे मोलर में, दो बताए थे कि इस तरह से लिखना है। अब बोलिए आप इस तरह से क्यों, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे ना, ताकि चार्ज बैलेंस हो, ये सब लिखने आता है आप लोग को, मोल कॉन्सेप्ट से ये सब पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह लिख दिए, इसको पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी मोल से मल्टीप्लाई करना था। अब ये मालूम है तो 2 इंटू इसका दे रखा है 189 प्लस 3 इंटू 160, ये सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, ये मोल इनवर्स में आ जाएगा, जितना आ जाए वैल्यू। अब इक्विवेलेंट लाना है, इक्विवेलेंट भी अभी लिखे थे। मैं ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि अगेन फिर से थ्योरी क्लियर हो जाए। इक्विवेलेंट में ऐसे ही था, चार्ज से डिवाइड कर रहे थे, जितना चार्ज रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1/3 इंटू 189, अब डिवाइड है प्लस 1/2 इंटू 60। अब ये सब करिएगा तो यहाँ पर यूनिट ध्यान रखिएगा, साइन सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ऐसे ला सकते हैं। और नहीं तो एक दूसरा फॉर्मूला था जो आपको मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिलेशन में बताए थे, आप उससे भी निकाल के देख लीजिए, किसी एक का निकाल लीजिए, जो आपको लगे किसी एक का निकाल लीजिए और दूसरे को आप कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे ये लाए थे मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इस मॉलिक्यूल के लिए वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन आयन या टोटल चार्ज ऑन केटायन, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 6 आ गया। तो मोलर का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लीजिए और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, या ये निकाल के 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 6 है। तो इस तरह का सवाल कोई भी दे तो आप बना दीजिएगा। ये सवाल लिखने का मतलब एक ही है कि जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे तो 4 से डिवाइड करना है, और जब मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे तो मोल से मल्टीप्लाई करना है। दैट मोल है, ये मोल नंबर, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है या 4 से 2 से। तो सवाल इसलिए करवाए ना कि ये सवाल बोले कि आ चुका है,
नीट में आपका। तो इस तरह के सवाल बनाने से क्लियर होता है। वैलेंसी फैक्टर निकाल के भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ आ जाएगा, आंसर वही आएगा। आप किसी एक का निकाल के वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखिए, एक ही चीज़। अब नेक्स्ट है बैटरी सेल। कोलरस लॉ वही था, उस पर सवाल किस तरह का तो अभी बता दिया। कोलरस लॉ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का कैसे लिखेंगे, इस पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सेल और बैटरी। तो एक से ज़्यादा सेल को यदि आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बनाता है। मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म बैटरी। टाइप्स ऑफ सेल, इसमें सेकेंडरी सेल इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेल में है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, फील्ड सेल होता है। तो ये सब सेल, ये सब है हल्का, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। 3 तरह का सेल होता है, सब एनसीईआरटी में जो है। तो प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल जो होता है ड्राई सेल होता है। तो इसका एग्जाम्पल सब ध्यान रखिए। एग्जाम्पल में इसको ड्राई सेल कह सकते हैं, बटन सेल कह सकते हैं, या लैकलेंच भी कह सकते हैं, लैकलेंच सेल भी कह सकते हैं, या बटन सेल कह सकते हैं। तो प्राइमरी सेल एक ही बार यूज होता है। इट इज ओनली वंस यूज्ड। इट इज नॉट रिचार्जेबल, या इट इज नॉट रिचार्जिंग। ये रिचार्जिंग नहीं होता है। ओनली डिस्चार्जिंग प्रोसेस, सिर्फ डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। तो प्राइमरी सेल में रखना है कि ड्राई सेल एग्जांपल होता है, लैक्टेंशियस सेल होता है, एक ही बार यूज होता है। इट इज नॉट रिचार्जिंग, ओनली डिस्चार्जिंग। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट में अमोनियम क्लोराइड होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। NH इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट करेगा NH4 अमोनियम क्लोराइड? NH4 प्लस और Cl माइनस। तो प्राइमरी सेल एक ही बार यूज होता है। इट इज यूज्ड ओनली वंस यूज्ड। It is not rechargeable, only discharging process takes place. Electrolyte is ammonium chloride. तो इलेक्ट्रोलाइट जो अमोनियम क्लोराइड है वो कैसे डिसोसिएट होगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। एनोड, प्राइमरी सेल में एनोड बच्चे मेड होता है Zn का। एनोड इज मेड ऑफ Zn। इसी को यूज कर Zn का ही रिकवरी के लिए देखिएगा आप, जो प्राइमरी सेल यूज करके फेंक देते हैं उसको चुन के ले जाता है, सेलेक्ट करके ले जाएगा। तो Zn का बना होता है। ये सेकेंडरी, ये कैथोड बना होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। अमोनियम कहाँ से है? इलेक्ट्रोलाइट है। और मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख रहा हूँ, जबकि एनसीईआरटी में एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा, मैं 2 लिख रहा हूँ। हमारा चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। MnO और OH माइनस, मतलब एक ऑक्सीजन है OH माइनस हो गया, प्लस अमोनिया। तो देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस है, तो एक माइनस इधर आ गया, एक माइनस इधर आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इधर भी एक माइनस है, इधर भी एक माइनस है। तो Zn MnO2 प्लस NH4 प्लस गिव्स Zn प्लस 2 अमोनिया प्लस MnO और OH माइनस। ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। 4 मोल अमोनिया लेता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। इसी के कारण ये स्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होता है, इसी के कारण डिस्चार्जेबल होता है। ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, इधर से जो इधर जा रहे हैं ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है।
डिस्चार्जिंग प्रोसेस। इधर से इधर जो आप जा रहे हैं ना डिस्चार्जिंग, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ये इट इज नॉट रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमरी सेल एक ही बार यूज होता है, ये रिचार्ज नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होता है, इसीलिए रिचार्जेबल चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ डिस्चार्जिंग होता है। तो प्राइमरी सेल में बस ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल कौन है और ये रिचार्जेबल है या नहीं, और इलेक्ट्रोलाइट कौन यूज होता है। दूसरा देखिए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल इसका यदि एग्जाम्पल लीजिएगा तो लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी बेस्ट एग्जाम्पल है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग अकर्स, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट H2SO4। चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस अकर्स, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होता है। अब एनोड देखिए, इसको लेड स्टोरेज बैटरी है तो एनोड बना रहता है पीवी का, पीवी का ऑक्सीडेशन होता है Pv+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। Pv+2 जो बना है इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए ये, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे डिसोसिएट होगा, इस तरह से। तो सॉल्यूशन से फिर क्या मिलेगा, सल्फेट, और ये बन जाएगा PbSO4। जैसे ही PbSO4 डिपॉजिट हुआ है एनोड और कैथोड पर दोनों, बैटरी डिस्चार्ज करता है। ये सवाल आ चुका है कि जब डिस्चार्ज हो जाता है बैटरी तो कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है, कैथोड या एनोड पे। तो PbSO4 लेड सल्फेट कैथोड या एनोड दोनों पर ये डिपॉजिट हो गया तो बैटरी डिस्चार्ज। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है आपके घर में डे टू डे में जो देखते हैं हम लोग के घर में लगा हुआ है वो लेड स्टोरेज बैटरी, तो डिस्चार्ज कब हो जाता है, तो PbSO4 जब डिपॉजिट हो जाता है कैथोड एनोड पर, ये तो एनोड पर डिपॉजिट हो गया। कैथोड बना जाता है PbO2 का, लेड ऑक्साइड का, फिर सल्फेट लेगा सॉल्यूशन से, फिर 4H+ लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा चार्ज बैलेंस के लिए, बनेगा PbSO4 और 2 मोल वाटर। ऐसे पूरे को जोड़ दीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Pb+2 से Pb+2, नेट इक्वेशन है Pb एनोड, PbO2 कैथोड, 2 मोल सल्फेट जो आप इलेक्ट्रोलाइट लिए 4 मोल H+ गिव्स। देखिए कैथोड पर भी क्या जमा हुआ, लेड सल्फेट, एनोड पर भी क्या जमा हुआ, लेड। जैसे ही लेड सल्फेट डिपॉजिट हुआ आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो गया। तो ये सवाल है कि कौन सा प्रोडक्ट जमा, लेड सल्फेट। इधर से जो इधर जा रहे हैं ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। रिवर्स आ जाएंगे ना तो रिचार्जिंग प्रोसेस है। तो डिस्चार्जिंग है इसमें, क्योंकि चार्जिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। घर में देखते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो फिर वो इन्वर्टर वो चार्ज करता है, तो डिस्चार्जिंग हो चार्जिंग होगा इधर। PbSO4 जैसे ही डिपॉजिट होगा आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फिर रिवर्स होगा तो वो चार्जिंग। तो प्राइमरी सेल एक ही बार यूज होता है, सेकेंडरी सेल चार्जेबल डिस्चार्ज और रिचार्जेबल दोनों है। नेक्स्ट है फ्यूल सेल, थर्ड था फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल इट इज बेस्ड ऑन कंबशन प्रोसेस, it is based on combustion process or it is based on oxidation and reduction, oxidation reduction पे बेस्ड कर सकते हैं। it is most efficient fuel, जितने भी फ्यूल है सब उसमें सबसे ज़्यादा इफिशियंसी इसी क्या होता है, it is most efficient fuel। और सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन को माना जाता है,
जितना भी स्पेस में वर्क होता है सारा का सारा यही फ्यूल यूज होता है। गैस है, वाटर बनेगा लिक्विड, इसको भी यूज कर लिया जाता है। ये जो एनर्जी निकला तो एनसीईआरटी देखोगे एफिशिएंसी 70% देता है। ड्यू टू दिस एनर्जी एफिशिएंसी 70%, जबकि इसको भी यूज किया जाता है। मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल होता है हाइड्रोजन फ्यूल। आप मिथेनॉल को भी जला सकते हैं, ये तो लिक्विड होता है। 3/2 O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2 मोल वाटर लिक्विड, एनर्जी Q गैस। तो फ्यूल सेल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है जितने भी सेल है। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी भी आ चुका है इसमें, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H इंटू 100। ये ऑब्जेक्टिव में इस सवाल आ चुका है। परसेंटेज ईटा यहाँ पर बोलेंगे, इफिशिएंसी गिव्स एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिव्स एनर्जी है इंटू 100, परसेंटेज है 200। ये भी सवाल इस पर आ चुका है। तो मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल होता है, सबसे अच्छा ईंधन ये होता है फ्यूल सेल। तो इस सब को ध्यान रखना है। ये सब एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़िए, एनसीईआरटी। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन या डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 हो सकता है, O2 हो सकता है, वाटर हो सकता है या मॉइस्चर हो सकता है। ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर द मेटल स्लोली, धीरे धीरे, ईटन अवे, धीरे धीरे उस मेटल को खाते चला जाता है, ईटन अवे एंड इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड Fe2O3 फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज नोन एज कोरोजन। इसी को कोरोजन बोलते हैं। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में मेटल जाता है, मॉइस्चर O2 ये सब ले लेके उसको धीरे धीरे क्या होता है, ईटन अवे, उसको खत्म कर दिया जाता है, जिसको आप रस्टिंग कहते हैं, रस्ट। दिस इज कॉल्ड रस्ट। जल नहीं है, रस्ट है। Fe2O3 x मोल वाटर, और जितना बहुत ज़्यादा वाटर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, समझिए रस्ट उतना पुराना है। तो ये मेटल को एक तरह से वो खाता है। और कैसे होता है प्रोसेस में, जैसे Fe है, Fe पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस तरह, मॉइस्चर में H प्लस है, H प्लस क्या करेगा, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन लेके 2 मोल H2 बनाता है। ऐसे ही बता रहे हैं ये। अब ये जो H2 बना है ना 2 मोल, वो 1 मोल O2 से मिलके H2 बनाता है, ये 2 मोल। इस तरह प्रोसेस होते रहता है। ऐड यदि मैं करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा, ये 2 बचेगा, H2 कैंसिल होगा, तो ये बचा हमारा Fe प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इधर देखिए 2 Fe प्लस और ये वाटर। अब जो मॉइस्चर है ये फिर क्या करता है, Fe प्लस 2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर लेगा, मॉइस्चर मतलब वाटर, इससे मिलके ये बना देगा Fe2O3 और x मोल वाटर। दिस इज कॉल्ड रस्ट। यही है रस्ट, Fe2O3 x मोल। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और जितना ज़्यादा पुराना रस्ट होगा उतना ज़्यादा x का वैल्यू होगा। x नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट है। तो आयरन मेटल इसलिए नहीं क्योंकि इसी के बारे में ज़्यादा आप सुनते हैं। कोरोजन यही है कि धीरे धीरे मेटल को एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक तरह से खा जाता है, ईटन अप, और कोरोजन कर देता है। कोरोजन यही होता है, रस्ट। अब इसका परिभाषा है। अब एक होता है टर्म गैल्वेनाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ galvanization, protection of iron from rust, protection of Fe from rust। आयरन का प्रोटेक्शन है रस्ट बाय कोटिंग जेडेन का ऊपर से लेप चढ़ा देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग जेडेन। तो जेडेन का ऊपर से भी हम लेप चढ़ा देंगे आयरन पे, तो आयरन का रस्टिंग नहीं होता है। अभी जितने भी सीमेंट अवेलेबल है सब देखिएगा लिखता है रस्ट फ्री, रस्ट उससे नहीं होने देता है।
तो होता है कैसे, क्यों उसका लेप चलाते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके पीछे देखिए Zn ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं 0.76 वोल्ट पॉजिटिव में, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, Fe है। इसका भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.44। किसका ज्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, Zn का। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, या जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस दोनों में ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn का है, तो Zn अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और जब तक आयरन ही ऑक्सीडाइज नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं जाएगा, जब तक ये बनेगा नहीं है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो ये प्रोसेस होने नहीं देता, होता ये होने नहीं देता है। तो ये होगा नहीं, तो ये प्रोसेस फिर फर्दर आगे इस तरह बढ़ेगा नहीं। ऑक्सीजन मॉइस्चर लेके तब नहीं बनेगा फेरिक आइडेंटिटी, कब, जब Fe+2 ऑक्सीडाइज हो, तो ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। Zn क्या करता है, उसे कोटिंग कर देता है, लेप चढ़ जाता है, तो Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा, Fe को लेगा, क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को, दूसरे को रिड्यूस, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये था पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, आपका मेन का, नीट का, एम्स का सिलेबस। इसमें और भी चीज सब है, जैसे इसमें है टाइट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी का टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। एक में है जो ऐसा सॉल्ट जो प्रिसिपिटेट है। ये सब सिर्फ एडवांस का सिलेबस है, ना मेन का होता है, ना नीट का होता है, ना एम्स का होता है, ना बोर्ड का होता है, एडवांस का होता है। तो वो मैं वो बाद में उसको बारे में कर दूंगा। ये जितना था सब आपका सिलेबस है, सब आपका बोर्ड, नीट, मेन का सिलेबस है, एम्स का सिलेबस है। इसको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। अब बार बार चीज़ को देखिए, बार बार पढ़िए और एकदम आराम से देखिए। हो सकता है थोड़ा नॉइज का पॉल्यूशन हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे, आप बार बार नहीं देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट बनाना है, फिर एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, एनसीईआरटी का साथ सवाल करिए। एक वीडियो में प्रॉब्लम पर भी देने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि जितना थ्योरी पढ़ते हैं उसका 70% प्रॉब्लम बनाइए। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि 80% थ्योरी पढ़िए, 20% सवाल बनाइए, क्योंकि उसका थ्योरी ही सवाल है, उसका थ्योरी याद है तो सवाल याद है। फिजिकल में ही नहीं, थ्योरी पढ़ने के बाद एप्लीकेशन कितना अच्छा है। एप्लीकेशन नहीं है बेटा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, उसके बाद सवाल भी अच्छे से बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, फिर आपको जो बनाना है बनाते जाइए। थैंक यू वेरी मच बच्चे।